चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्विज रिवीजन हमारी सीरीज चल रही है। एग्जाम कौन सा है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करेंगे, जो कि फरवरी 2025 में होने वाला है। उसी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स हमारे अभी आने वाले हैं। आज दूसरी ही क्लास है, संविधान पे हम लोग चल रहे हैं। संविधान की आज दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में या फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। संविधान का भाग 3 होता है। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले स्रोत क्या है। तो स्रोत की अगर बात करेंगे ना, तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका अमेरिका से प्रभावित है। मतलब अमेरिका में जिस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं लोगों को, वैसा ही हम चाहते थे कि हमारे देश में है। ओके, तो हमने क्या किया है, एक तरीके से इससे अट्रैक्ट हुए हैं या बोल सकते हैं इससे हमने डिराइव किया है। ओके, कौन सा? तो अमेरिका के संविधान से आया मौलिक अधिकार। आपको संविधान के भाग 3 में उल्लेख मिलेगा। जो भी संविधान का भाग 3 है, ये पूरा पूरा आपका फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आप कभी भी संविधान में अगर आप जाते हो और देखते हो संविधान का भाग 3, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स ही देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 आपका ये जुड़े हुए हैं संविधान मौलिक अधिकार से। बट यहाँ पे ध्यान देना है, आर्टिकल 12, 13, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 33, 34 और 35, ये कुछ आर्टिकल है जो कि आपको अधिकार नहीं देते। ओके, देखो मौलिक अधिकार का पूरा जो चैप्टर है वो आपका आर्टिकल 12 से 35 पे खत्म है। और अगर बात करेंगे भाग की, तो संविधान का भाग 3 है। बट भाग 3 में आपको जब 12 से 35 की बात करेंगे तो 12, 13 आपको नहीं देगा फंडामेंटल राइट किसी प्रकार का। 33, 34, 35 भी नहीं देते हैं। बाकी अगर बात करोगे तो 14 से लेके आपका 32 तक सारे के सारे कुछ ना कुछ अधिकार आपको देखने को मिलेंगे जो देते रहेंगे। ओके, ये होता क्या है, मौलिक अधिकार या किनको मिलता है? तो ये आपके देखोगे, बात करोगे तो नागरिकों को एज वेल एज गैर नागरिकों को। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो ये इंडियन सिटीजन को तो मिला ही है। ओके, इसके अलावा नॉन सिटीजन जो है ना, मतलब आपका नॉन सिटीजन बोले तो जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है या फिर कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा भी कोई है। ओके, जैसे हम लोग जब बात करते हैं ना, सिटीजन हो गया, नॉन सिटीजन हो गया ना, गैर नागरिक में कौन आ जाएंगे? तो नॉन सिटीजन आ जाएंगे, मतलब विदेशी आ जाएंगे व्यक्ति। इसके अलावा कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई फर्म भी आ सकता है, इनको भी मिला है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नागरिकों को प्राप्त है, कुछ गैर नागरिकों को प्राप्त है। खैर जब हम लोग डिटेल पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब उस चीज को और क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे कभी भी बोला जाएगा ना फंडामेंटल राइट किसके लिए है, तो यहाँ पे कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ओके, जैसे सपोज अभिव्यक्ति की आजादी है और बाकी चीजें हैं। और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सबको मिले हुए हैं, जैसे कि जीने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये है क्या? एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं है, ये अधिकारों का ही एक स्वरूप है। ओके, अधिकार कैसे है? जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो है अनिवार्य होने के कारण ही इनको संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ओके, कुछ आपके अधिकार ऐसे रहते हैं जिनके बिना आप कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हो पाओगे। ओके, मतलब अगर आपको कंप्लीटली डेवलप होना है, सर्वांगीण विकास चाहिए, तो कुछ अधिकार आपको लगते ही है, उनके बिना संभव नहीं है। और ऐसे जो भी अधिकार है उन्हीं को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बोल दिया है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, ये नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब समझ के चलो, अगर कोई स्टेट है, ओके, और स्टेट क्या करता है, बार बार आपसे अधिकार छीनता है। ओके, सपोज आपके अधिकार छीनता है, ये अधिकारों को कम कर, तो दिक्कत होगी ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक सरकार आती है, बोलती है कि आपको बोलने की आजादी देंगे। ओके, बोलने की आजादी मिली, पर बाद में पता चला मैंने अधिकार यूज किया सरकार के खिलाफ, है ना, कि मैं सरकार की बुराई कर रहा हूँ, और सरकार बोलती है ऐसा नहीं कर सकते, तुमको जेल में डाली। तो यहाँ पे गड़बड़ होगा। एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप आलोचना कर सकते हो। ओके, जनता अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुनती है, अपने हिसाब से सरकार चुनती है, तो उसकी बुराई करने का भी अधिकार होना चाहिए ना। ओके, तो सरकारें क्या करती है, ये स्टेट क्या करती है, बार बार ये अधिकार छीनती है, मतलब आपका कम करने की कोशिश करेंगी या जिद करेंगी। तो फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसे प्रकार के अधिकार होते हैं जिन पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं चलता। मतलब सरकार चाहे भी तो इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती, इनको कम नहीं कर सकती, अपने नहीं छीन सकती, इन सर्टेन क्राइटेरिया, ये ध्यान रखना। चलो अधिकार की बात कर लेते हैं। तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, राजनीतिक एवं धार्मिक और नैतिक विकास है। इन सब चीज को अगर हम बोलेंगे तो ये सर्वांगीण आपका क्या बोलते हैं, अधिकार होते हैं। मतलब सोसाइटी में अगर आप रहना चाहते हो तो सबके साथ एक बराबर रहो, है ना। ऐसा ना हो कि स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस तरीके का ना हो। अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे
पॉलिटिकल अपने पसंद के जो भी नेता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी नेता की बात नहीं आती है, हमें पॉलिटिकल सोच रखना। ओके, कुछ लोग चाहते होंगे कि पाकिस्तान हमारे में शामिल हो जाए, कुछ लोग चाहते होंगे नहीं अलग रहे। इस तरीके का जो भी आपको पॉलिटिकल विचार है आप अपने हिसाब से रख सको, इसकी आजादी होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा धार्मिक आजादी होनी चाहिए। मैं किस हिसाब से किस भगवान को पूजना चाहता हूँ, मेरे कौन से आराध्य है, ये तो पता होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग होते बोलते हैं मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कुछ बोलते हैं मैं इस्लाम को मानता हूँ, कुछ सिखिज्म को फॉलो करेंगे, फिर हिंदू धर्म में भी अलग अलग आ जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग होते बोलते हैं मैं किसी मैं किसी को नहीं मानता। ओके, तो ऐसा करने की भी आजादी आपको फंडामेंटल राइट देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से डेवलप होना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र रहे। ओके, उस तरीके से वो प्रयोग कर पाए, इसी के लिए आपके फंडामेंटल राइट आवश्यक होते हैं, ध्यान रखना। ओके, ये व्यक्तिगत रूप से अगर बात करोगे तो नागरिकों या व्यक्तियों के राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ध्यान से समझना, अधिकार जो है ना, आप बोलोगे नागरिकों को या व्यक्तियों को। जब मैं यहाँ पे नागरिक बोलता हूँ तो नागरिक का मतलब है सिटीजन। ओके, और व्यक्ति में आपके आपके नॉन सिटीजन आ जाएंगे। नॉन सिटीजन मतलब आप ये समझ लो कि व्यक्ति नागरिक के अतिरिक्त हर कोई व्यक्ति जो होगा उसको मिलेगा। ओके, और किसके खिलाफ चलता है? राज्य के खिलाफ, क्योंकि याद रखना आपके जो अधिकार होते हैं ना, ये राज्य के खिलाफ ही आपको मिले हैं। राज्य ही मनमानी करता है। जैसे मान लो मैं पूजा करना चाहता हूँ, सपोज मैं पूजा करना चाहता हूँ किस तरीके से, एक ऐसी पूजा करना चाहता हूँ जो मेरा राष्ट्रीय धर्म है। वैसे भारत के सापेक्ष में समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप मान लो बांग्लादेश देख लो, ओके, या आप पाकिस्तान देख लो, वहां पे अगर आप हिंदू धर्म के हो और अगर आप पूजा करना चाहते हो, कई बार वहां पे भीड़ हमला कर देती है, कई बार सरकार मना कर देती है, आप ऐसी पूजा नहीं कर सकते, है ना, हम तो इस्लामिक कंट्री हैं। ओके, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट ही आपके काम आते हैं कि नहीं, मुझको तो भगवान से संपर्क बनाना है। ओके, तो ये जो भी चीजें हैं राज्य के विरुद्ध ही मिले। राज्य कोई भी मनमानी करता है उसके खिलाफ जो आपको अधिकार मिला है वही फंडामेंटल राइट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। सपोज आप घूमने गए, ओके, आप भी 18 साल के ऊपर हो, आपके साथ कोई लड़का या लड़की जो भी घूम रहा है वो भी 18 साल के ऊपर है। ऐसे समझ लो ना, लड़का लड़की की जरूरत नहीं, मान लो आप दो दोस्त भी घूम रहे हो, 18 साल के ऊपर आप घूम रहे हो किसी पार्क में शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास, पुलिस वाले आते हैं, आपको जबरदस्ती पकड़ते हैं, बोलते हैं बताओ क्यों घूम रहे हो वहां पे, ये सारा चीज। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई अश्लीलता ना फैला रहे हो, बस आप बैठे हो। ओके, बैठे हो आराम से, आपका जो भी बात कर रहे हो या मतलब गुपचुप वगैरह खा रहे हो और पुलिस आके पकड़ लेती है, आपको जबरदस्ती हैरेस करती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके पास ये फंडामेंटल राइट है, आप सार्वजनिक जगह पे पब्लिक प्लेस पे घूम सकते हो। ओके, पर अप्रोप्रिएट आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उर्फी जावेद बन के घूम रहे हो, है ना, उस टाइप का जो है अभी तो चल रहा है, बट एक्चुअल में वो गड़बड़ है। ओके, उस चीज को देखोगे आप तो थोड़ा सा समझना है, इतनी भी आजादी अपने को नहीं मिलती। तो इसी पे एक पॉइंट और जोड़ना, फंडामेंटल राइट जो हमको मिलते हैं ना, एक लिमिट के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आजादी आप कुछ भी करो, एक लिमिट तक ही है, वो ध्यान रखना, लोक व्यवस्था ना बिगड़े। ओके, पब्लिक ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े, पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट ना हो, उसको ध्यान पे ही रख के आपको राइट मिलते हैं। ओके, अगर मान के चलो कभी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो विधायिका या कार्यपालिका द्वारा सीमित किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके मौलिक अधिकार हैं, ओके, और आपका हनन किया गया मौलिक अधिकार का, सपोज यहाँ पे क्या होता है, आप वही घूमने गए थे, गुपचुप वगैरह खाने गए थे, आराम से आप लोग खा रहे थे, कोई बदमाशी वगैरह नहीं करते, पुलिस जबरदस्ती आपको पकड़ के पीट दी, बोली अलग अलग जाओ, ये सारा काम है, ऐसे वैसे नहीं चलेगा, अब सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मेरे घूमने की आजादी नहीं है, उनको पड़ेगा डंडा। ओके, तो राज्य अगर कोई ऐसा नियम बनाता है कि आप घूम नहीं सकते, या राज्य बोलता है कि आप समानता का अधिकार नहीं रहेगा या आप हमारी आलोचना नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नियम बनता है तो सुप्रीम कोर्ट की आप शरण ले सकते हो, और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या मिल जाएगा? हेल्प मिल जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो हम लोगों को करना है आज की डेट में, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मौलिक अधिकार जो भी व्यक्ति रहेंगे उनको सुरक्षा देगा। कैसे सुरक्षा देगा? तो समझो जैसे आपको घूमने की स्वतंत्रता चाहिए, ओके, और पुलिस अगर आपको पकड़ रही है तो आपको स्वतंत्रता है। पुलिस कई बार लोगों को क्या करती है ना, बंदी बना लेती है। बंदी समझते हो ना, क्या होता है कि पुलिस केवल आपको पकड़ी, जेल में डाल दी, आप तो सामान्य व्यक्ति हो, जेल में डाल दी है और बोल रही है तुमको वकील वकील भी नहीं देंगे हम, है ना, जो मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करेंगे, जबरदस्ती उठा के ले गए जैसे रोलेट टैक्स में होता था, तो ऐसा भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आपकी सुरक्षा होगी। आप किसी भी प्रकार का और कोई काम करते हो, ओके, तो उसमें भी आपको सुरक्षा मिलती है। ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार आपको सुरक्षा देते हैं। राज्य की मनमानी के विरुद्ध, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, राज्य की मनमानी, बट जब मैं यहाँ पे राज्य बोलता हूँ तो ये बात अलग हो जाती है, राज्य वो थोड़ा अलग है। ओके, हम राज्य की परिभाषा देख लेंगे आगे में। दूसरा क्या है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाती है। अब क्या है, कई बार शासन जो है कुछ भी नियम ले आता है, ओके, फालतू के नियम जो रहते हैं
जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करते हो, ये मौलिक अधिकार जो है आपका उससे जो है रोक लगाता है। ओके, जैसे सपोज कोई आपका शासन है, वो एक नियम लगा देता है कि रात को 10 बजे के बाद आप लोग कहीं पे भी नहीं घूम सकते हो। ओके, अनटिल एंड अनलेस आपको ध्यान रखना है कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसा है सामान्य तरीका समझना है, ऐसा नहीं कि कोई आपका अपवाद है, क्योंकि देखो मौलिक अधिकार हमको एक लिमिट तक मिलते हैं। ओके, अब सरकार जैसे अभी सादा माहौल चल रहा है और सरकार बोलती है कि आप रात को 10 बजे के बाद नहीं घूम सकते, या लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तालिबान की सरकार अभी मान लो ओके भारत में, वो बोलती है महिलाएं केवल बुर्के में चलेंगी, तो ये सारा चीज अवेलेबल नहीं रहता। अपने को मौलिक अधिकार जो है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। इसी पे आप और क्या ले सकते हो, मान लो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, सरकार किसी का घर तोड़ देती है, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, अगर मान लो वो नियम से बना है, सारे पेपर वगैरह घर के हैं उसके पास कि मैंने यहाँ नियम से बनाया, मेरे पास सारे पेपर है, तो आप नहीं तोड़ सकते। ओके, सरकार कुछ भी प्रकार का अपने से कोई ऐसा नियम नहीं लगा सकती, इन शॉर्ट, जो कि आपके मौलिक अधिकारों को कम करता हो, अपने हिसाब से नहीं चलेगी, मौलिक अधिकारों को ध्यान पे रख के करेगी। ओके, न्यायिक सुरक्षा मिलती है, आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है। ओके, आर्टिकल 32 आपको देगा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता और 226 देगा आपको हाई कोर्ट का रास्ता। ओके, कभी भी आपके मौलिक अधिकारों को हनन हुआ, सपोज किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ओके, आपके छीने गए, सपोज आपको क्या है, आपको समानता का अधिकार नहीं मिला, या आपको रोका गया, ओके, किस तरीके से कि कोई पब्लिक प्लेस में आप इंटर नहीं कर रहे हो, या शर्तें लगा दी गई अगर इस नल से पानी पीना तो तुमको ये करना पड़ेगा, ये कुछ भी चीज जो पब्लिक प्रॉपर्टी में है, तो ये सारा हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। ओके, तो अगर इसका हनन होता है तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, या आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाओ। यहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों को एक तरीके से संरक्षण दिया जाता है और उपचार किया जाता है। आपका जो है एक तरीके से आपको चोट लगी है ना, मौलिक अधिकार आपके छीने गए, आप पीड़ित हो, तो वहां पे आपका उपचार मिल जाएगा, रिट याचिकाओं के द्वारा होता है। ये भी एक बेसिक चीज रहेगा, इसको भी हम लोग करेंगे बाद में। चलो, इसके बाद ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ध्यान से समझना। जब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, तो क्या था, जनता के द्वारा चुना गया था। ओके, अब कोई सरकार आती है जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, बट जनता के खिलाफ ही काम कर रही है, तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं एक प्रकार का, कि ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जनता जब चाहे मौलिक अधिकारों को प्रयोग करके सरकार को बाद में चेंज भी कर सकती है। इसके बाद लास्ट आता है समानता के कारक। ओके, आपका मौलिक अधिकार सबको समानता देता है। समानता के अलग अलग प्रकार हैं। ओके, जैसे कि आप मान लो सामाजिक समानता देगा, इसके अलावा आपको आर्थिक समानता देगा, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का राजनीतिक समानता देगा, बट मौलिक अधिकार में राजनीतिक समानता का डायरेक्ट जिक्र नहीं होता। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आपको क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकारों के आवश्यकता क्यों है या महत्व क्यों है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे विशेषता क्या होती है मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार क्यों स्पेशल है, बाकी संविधान के बाहर तो देखोगे जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, या फिर मूल कर्तव्य है, या बाकी चीजों से मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहाँ अलग हो जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, ये सीधा सीधा संविधान द्वारा संरक्षित है। जो मैं बात बोला ना, आर्टिकल 32 और 226 आ जाएंगे, ये गारंटी है आपको कि आपके मौलिक अधिकार मिलेंगे। अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने गए, तो आपके मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध या आपके उपचार के लिए संविधान द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट जो है संरक्षित करेगा। ओके, ध्यान रखना है। दूसरा, सिर्फ नागरिकों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कुछ आर्टिकल है जैसे कि अपना 14 है, इसके अलावा आपको कुछ और आर्टिकल मिलेंगे, आई थिंक 17 है, 18 है, ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं, चाहे आप भारतीय हो चाहे आप भारतीय नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप 20 भी डाल देना, 21 भी डाल देना, 23 भी डाल देना, 24 भी डाल देना, तो ये सभी को मिलते हैं, चाहे आप भारतीय हो चाहे आप विदेशी हो चाहे आप कहीं के भी हो, आपको एक सामान्य व्यक्ति हो या आप कंपनी हो ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मिले हैं। पर कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल सिर्फ नागरिकों के लिए है, जैसे कि आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल आई थिंक 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, और भी कुछ कुछ आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या है, केवल नागरिकों के लिए है। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सभी को मिलेंगे, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए रहेंगे। ओके, ये स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है मतलब क्या है, ये आपका बदल सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है बदल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, जब हम लोगों को लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन आई है जहां पे मौलिक अधिकार आपके रोकने पड़ेंगे। ओके, जैसे देश में इमरजेंसी लग गई, अभी देखे होगा आप लोगों ने, जब इमरजेंसी लगी थी तो फंडामेंटल राइट रुके गए थे, कंगना रनौत की मूवी आने वाली उसी में। इसके अलावा देश अगर युद्ध में भिड़ा हुआ है
तो मौलिक अधिकार कम हो सकते हैं। कोई हेल्थ इमरजेंसी आई तो कुछ प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे कम हो गए थे। जैसे अभी अगर आप बात करोगे तो अभी हाल ही की खबर होगी ना, दिल्ली में ग्रैब 4 लग गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, लोगों को बाहर जाने से मना कर रहे हैं। तो एक प्रकार का बोलोगे कि कोई नहीं, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, सरकार रोकेगी ना, भैया प्रदूषण से तुम परेशान हो जाओगे, कोविड का याद करो, है ना। क्या होगा, कोरोना के टाइम पे तो रोक दिया गया था, तुम यहाँ वहीं रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गए तो बहुत पिटाई होती थी, तो आप वहां पे नहीं बोल सकते कि मौलिक अधिकार आपके रोके जा रहे हैं। तो ये आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, स्थायी नहीं है, इनको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये असीमित नहीं है, वाद्य योग्य है। असीमित नहीं है मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं आर्टिकल 19 बोलता हूँ, मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, ओके, कि मैं कैरेटी मिनाटी बन जाऊं या फिर मैं उर्फी जावेद बन जाऊं, क्योंकि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी में उसके कपड़े भी आएंगे, है ना। तो मैं कुछ भी पहन के घूम रहा हूँ या पहना ही नहीं हूँ, कुछ भी लगा दे रहे हैं, छत्ता वगैरह, बादल वगैरह, कुछ भी, मतलब अगर आप लोग उर्फी जावेद को फॉलो करते हो तो मत करना, है ना, फालतू है। कुछ भी पहन के चले जाती है, तो वो अभी क्या बोलेंगे, नहीं ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी में है। ओके, बट ये ध्यान रखना है, ये असीमित नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, ओके, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस तरीके का, तो आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। हर एक चीज की एक सीमा होती है, मतलब कहाँ तक आपका सही है। अगर बोल रहा हूँ बोलने के जैसे क्या मैं अपशब्द यूज करूँ, है ना, क्या मैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करूँ, किसी के लिए सही नहीं रहेगा ना। ओके, इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजें और आती हैं, और वाद वियोग है मतलब हम कोर्ट में बात, मतलब एक तरीके से डिसीजन होगा फाइनल कि ये चीज जो है अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल है या नहीं है। ओके, बहुत सारे केसेस है, उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना रहेगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एकदम बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज अभिव्यक्ति की आजादी में असीमित नहीं होती, मतलब किसी भी मौलिक अधिकार में असीमित नहीं होती, कुछ सीमाएं होती। ओके, जैसे आपको बोलने की आजादी दी गई है तो कुछ लिमिट तक है। ओके, इसका कतई मतलब नहीं है सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसका मतलब है आपको शब्द आपके चुन के लेने हैं। ओके, चलो जाने देते हैं। न्यायोचित है, ओके, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके इसको लागू करवा सकते हो, सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको संविधान का भाग 3 इकलौता देखने को मिलेगा जहां पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और कोई आपको ऐसा भाग नहीं देखने को मिलता जिसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट केस करोगे। चलो आते हैं, बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में किसी ने क्या खास कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे सुब्बा राव, इन्होंने बहुत बढ़िया कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा नाम है। ओके, जो अपने नेचुरल राइट्स है ना, जो हमारे एक तरीके से पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल आपके नेचुरल राइट्स जो है, वही आज की डेट में आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। ओके, ये वे नैतिक अधिकार है जिन्हें हर काल में, हर जगह और हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। मतलब चाहे आप बात करो ऋग्वैदिक काल की, चाहे आप उत्तर वैदिक काल की बात करो, किसी भी एरा की बात कर लो, ये ऐसे अधिकार है जो हर काल में मिले हैं और हर मनुष्य को मिले हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद आते हैं, आज एक छोटा सा टॉपिक और कर लेंगे। ओके, कितने प्रकार के हमारे पास अधिकार है, तो देखो संविधान आपको बताता है भारतीय नागरिकों को कि हमारे पास साल 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा 1949 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, ओके, आप बोल दो लागू तो 50 में हुआ है। ओके, तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है हमने अमेरिका के प्रभाव से 7 अधिकार लागू किए थे। ओके, बट आप बात करते हैं इमरजेंसी के बाद, जो है इमरजेंसी के पश्चात 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत एक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार, इसको मूल अधिकारों से विलोपित कर दिया गया। अभी आप बात करोगे तो आर्टिकल 31, ओके, 31 में यह अधिकार था, इसको कर दिया गया है विलोपन। विलोपन मतलब क्या है, यहां से इसको हटा दिया गया है और फेंका गया है आर्टिकल 300 के कम। ओके, तो अब ये एक विधिक अधिकार है, अब ये कानूनी अधिकार है। अदरवाइज अपने को टोटल 6 प्रकार के जो है फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ओके, राइट टू इक्वेलिटी है आर्टिकल 14 से 18, मतलब अब बात करोगे तो कम से कम ये 5 प्रकार के अधिकारों की बात करेगी, किस प्रकार से आपको राइट टू इक्वेलिटी होगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आपका आर्टिकल 19 से 22। ओके, इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड आपका एजुकेशनल राइट, वो 29 से 30 में है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल आपको 32 में मिलेगा। अगर आप चाहो तो एक तरीके का ऐसे मैप बना सकते हो, मन करेगा तो इधर लिख देना फंडामेंटल राइट्स
और यहाँ पे आप शुरू कर देना। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो समता का अधिकार है ना, सबसे पहले समता का अधिकार। दूसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, ऐसे ही आप जो है अलग अलग जो अधिकार हैं, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है और बाकी अधिकार है, 6 अधिकारों का नाम लिख के पर्टिकुलरली आर्टिकल डाल के रख देना, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी, मैं कोशिश कर रहा था कि जूम पे हम लोग क्लास ले लें। अगर आप लोग अभी बोलोगे तो जूम पे हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली एक दूसरे से बात करके याद करना हम लोग सीखें। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार तक, मतलब टोटल अपने पास 6 अधिकार है। अब इसी के अंदर अगर बात करेंगे तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। ओके, जो मैंने बना के रखा हुआ है इस तरीके से आप चाहो तो बना लेना। चलिए, अब दो आर्टिकल पे काम करना है आज। पहला आर्टिकल है 12 और दूसरा आर्टिकल है 13। ये दो आर्टिकल आपको संविधान में किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करते, इनमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये अधिकारों की परिधि तय करने में सहायता करते हैं। ओके, मतलब आर्टिकल 12-13 कैसे आप समझ सकते हो कि आर्टिकल, जैसे हम लोग बात करें ना फंडामेंटल राइट, तो हम लोगों को किसके अगेंस्ट मिला है, राज्य के विरुद्ध मिला है। ओके, तो मुझको पहले ये तो समझना पड़ेगा ना राज्य क्या है। ओके, तो राज्य किस है जिसके विरुद्ध हमको ये अधिकार मिला है, मुझको एटलीस्ट उसके बारे में तो पता होना चाहिए किसके खिलाफ मिला है, किसके खिलाफ नहीं। तो आर्टिकल 12 वो बताता है राज्य के विरुद्ध। ओके, मतलब राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 13 ये बताता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं और कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है, चाहे अभी बनाए चाहे पुराने जमाने में बनाई हो, जो कि आपके मौलिक अधिकारों को एक तरीके से इम्पैक्ट करता हो, तो वो कानून कैसे जीरो होंगे। ओके, तो आर्टिकल 12 और 13 थोड़ा सा अजीब टाइप के डेफिनेशन हो जाता है, बट आर्टिकल 12 आपका राज्य की परिभाषा बताएगा, वहीं पे आर्टिकल 13 आपको ये बताएगा कि कोई भी कानून जो है अगर मौलिक अधिकारों से भिन्न जा रहा है या मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो वो कानून शून्य होगा। किस हद तक शून्य होगा, जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता होगा। ओके, न्यायपालिका उसको चेंज कर देगी। अब आर्टिकल 12 देखो, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ध्यान रखना, ये राज्य का मतलब आपका ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ बोल रहे हो, मध्य प्रदेश बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे राज्य की परिभाषा अलग होती है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो चीजें आती है, जनरली आपको ध्यान रखना है, राज्य की परिभाषा के अंदर आपका आ जाएगा संसद, संसद के अलावा आपका आ जाएगा केंद्र की सरकार। ओके, इसके अलावा आपकी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे विधानमंडल, विधानमंडल हो गया, तो आपको और क्या मिल जाएगा, राज्य की सरकारें। ओके, इसके अलावा आप बात करोगे तो इसके अलावा आपके जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय मतलब आप समझ जाइएगा ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, इनको भी आप राज्य की परिभाषा में लोगे। इसके अलावा अन्य निकाय। ओके, अब ये अन्य निकाय कौन है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट में केस होता है। अब नॉर्मली ऐसे समझना राज्य की परिभाषा समझने के लिए, ओके, कि अगर कोई भी संस्था, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार से फंड लेती है, 1 रुपया या 2 रुपया भी सरकार लगा रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका प्रशासन जो है किसी भी संस्था का, अगर वो सरकार कर रही है, मतलब सरकार का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा लगा हुआ है, तो वो आपका राज्य की परिभाषा में आएगा। या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका आपका किसी बिजनेस पे एकाधिकार है, सपोज आज की डेट में ऐसा हो जाए कि पूरा टेलीकॉम सेक्टर डूब जाए। ओके, केवल इकलौता जियो बचे। ओके, वो बार बार प्राइस बढ़ा रहा है, तो तब भी आप देखोगे ना, भले जियो प्राइवेट सेक्टर है, बट आपको उसको हम लोगों को फिर राज्य की परिभाषा में लेना पड़ेगा अगर एकाधिकार हो जाता है तो। ओके, तो मोनोपोली हो रही है या कोई आपका ऐसा कार्य है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेटेड है, ओके, तो वो भी आपका राज्य की परिभाषा में आता है। तो जनरली आपको ये चीजें तो ध्यान रखना है, मैंने कुछ एग्जांपल डाल दिए हैं, जैसे कि जो भी नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक है, ओके, वो आपको क्या मिलेंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ओके, आईसीएआर हो गया, आईएफसी हो गया, ओके, ये सारे आपकी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अपवाद बस ध्यान रख लेना, कौन कौन सा आपका अपवाद है जो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो सबसे पहला न्यायालय। ओके, कभी भी कोई भी न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। इसमें भी एक अपवाद रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर नियुक्ति कर रहा है ना आपके आने वाले जज की, तो वो आपका राज्य की परिभाषा में आ जाता है। ओके, दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, वक्फ बोर्ड। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो, है ना, अभी ये बहुत चल रहा है वक्फ एक्ट के बारे में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ये राज्य की परिभाषा में नहीं है। ओके, प्राइवेट बैंक जो है वो कुछ हद तक आपके राज्य की परिभाषा में नहीं आते। इसके अलावा अगर बात करेंगे, वक्फ बोर्ड हो गया, न्यायालय हो गया, प्राइवेट बैंक हो गए, हम लोग बोल सकते हैं बीसीसीआई, बीसीसीआई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ये सारी चीजों को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है। ओके, तो ये हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बताता है कि हम लोग जब फंडामेंटल राइट लागू कर रहे हैं तो अपने पास सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है। ओके, क्या शक्ति है, इसको शॉर्ट में समझना, जो लिखा है उसको इग्नोर कर देना। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है और वो आपके फंडामेंटल राइट को कम करता है,
तो वो कानून को सुप्रीम कोर्ट कर सकती है शून्य। किस हद तक? जैसे मान लो कानून में 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और उसमें से पॉइंट नंबर 3 जो है ये फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, बेटा ये कानून तो आपका लागू है पर पॉइंट 3 आप गायब करोगे, ये लागू नहीं रहेगा। ओके, ये आपका रहता है क्या, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कोर्ट को ये शक्ति देता है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई कानून बनता है जो कि आपके मौलिक अधिकारों को इम्पैक्ट कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है, कहते हैं निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ओके, तो उसको जो है वो कानून अपने आप में शून्य हो जाएगा। हमको अलग से कोई संविधान संशोधन या बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो जीरो हो जाएगा। ओके, कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जब भी आपका कोई कानून बनता है तो उसका एक रिव्यू जाता ही है। अब इसमें कौन कौन से कानून शामिल है? क्या इसमें केवल नए कानून शामिल है? नहीं, नए कानून शामिल नहीं है, इसमें पुराने भी शामिल होंगे। ठीक है, तो कानून आपका चाहे लिखित हो या अलिखित हो, ओके, ये दोनों कानून आपके शामिल होंगे। लिखित अलिखित का मतलब क्या है? तो जैसे कोई पुराने कानून है हमारे लिखे हुए हैं, ओके, अंग्रेजों के जमाने के, या बादशाह का कोई आदेश है, ओके, जो पुराने जमाने में मुगल बादशाह वगैरह थे वो चला आ रहा है, तो भी ये लागू होगा। अलिखित में जैसे मान लो आपकी कोई रूढ़ी है, कोई परंपरा है, ओके, जैसे होता है ना, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, अभी तो खैर नहीं होता है, बट पुराने जमाने में एक परंपरा थी आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बाल विवाह की हो गई, या फिर मान लो ऐसी परंपरा सती प्रथा टाइप की, कि अगर कोई महिला अगर उसका पति मर गया तो उसको चला देते साथ में, तो ये भले मान लो अपनी परंपरा में है, बट आपका मौलिक ये वाला जो कानून है वो शून्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो संविधान लागू होने के साथ ही हमने ये चीज कर दिया था आर्टिकल 13 के साथ, कि कोई पुराने जमाने का कोई कानून बना है या अभी कोई नया कानून बनेगा, ओके, अगर कोई ऐसी चीज है जो फंडामेंटल राइट्स को कम करती है, वो पार्ट ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। मेरी बात क्लियर रहेगी क्या? बता दीजिएगा। इसमें सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, चाहे कोई प्रथा हो, चाहे कोई रूढ़ी हो, चाहे कोई प्रकार का अधिसूचना लगाया गया हो, ये सारा चीज अपने को देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो अपना लेक्चर आज का कवर अप होता है, मुझको बस एक आप बता देना कमेंट में, ओके, जैसे हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ओके, एक 7वां नंबर का राइट था जो कि हमारा हट गया था, ओके, मतलब 6वें नंबर का था, बट वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? ओके, तो उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जो कि आपका मौलिक अधिकार अब नहीं है, ओके, उसका नाम बताएंगे, और इसके साथ साथ संशोधन बताएंगे कि किस संशोधन के तहत इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। ओके, बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम शक्ति बैच है, 2 साल की इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है, ध्यान रखना, 2 साल की हम लोग रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, 2 साल का आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और ये सारा नया है ना, ऐसा नहीं कि मैं पुराना माल आपको दे रहा हूँ। ओके, प्राइस कितना है? केवल 1499। आपको इसी में ई बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें, हर एक क्लास जो हमने ली है उसका पीडीएफ लगा रहता है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स है, 1499 में है, अभी बहुत कम प्राइस है ऑलरेडी, अगर आप पहले लोगे या कभी और लोगे हो सकता है 20,000 25,000 एमबी के। ओके, अभी आपको काफी कम प्राइस में मिल रहा है, कोर्स को जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ये काफी काम आएगा। ऐसा नहीं कि कोर्स लेने के बाद आप शांत हो गए, कोर्स लेने के बाद आपको वीडियोस देखनी है, अगर कोई डाउट आता है आप पूछिएगा, मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर सभी के पास होगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में तो हम लोग वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बाकी अगर कोई लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।